नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? सब कोई अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लेकर। आज का क्लास जो है ज्योग्राफी का होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे एजुकेशन हब पर आपको फ्री में हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से लेकर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे एजुकेशन हब को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भूगोल का। जो आज हम इंट्रोडक्शन भूगोल का और इसमें हम लोग और करेंगे। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप देखिए यहाँ अगर क्लास 10th में आप एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, तो आपको 5 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला भारत संसाधन एवं उपयोग से इसी में है जल संसाधन, भूमि संसाधन, वन्य जीव संसाधन। अगर ये संसाधन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कितना मार्क्स? 20 मार्क्स जो है आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे, हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो आज बात करेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि देखिए, आपका दिया हुआ चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपभोग। भारत संसाधन एवं उपभोग। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, मानव जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तुएं या चीजें क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। क्या बोलोगे कि मानव जीवन में, यानी मानव जीवन में उपयोग होने वाली चीजें या वस्तुएं क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे में क्या, जल, पेड़ पौधा, ये सब क्या है, संसाधन है। ठीक है, देखिए, संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ बाबू कि संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है, हाँ। ठीक है, तो आइए पहला हम लोग जानेंगे कि भौतिक संसाधन क्या होता है। ठीक है, दूसरा जैविक संसाधन। देखिए, भौतिक संसाधन में आपका भूमि, मृदा, जल और खनिज, ये सब कौन संसाधन है, भौतिक संसाधन। आपसे पूछेगा कि बताओ भूमि आपका कौन सा संसाधन है, तो आप क्या जवाब दोगे, भौतिक संसाधन। ठीक है, अगर आपसे फिर पूछेगा बताओ जल कौन संसाधन है, तो भौतिक संसाधन। ठीक है, खनिज कौन संसाधन है, तो भौतिक संसाधन। अब बात करेंगे हम लोग जैविक संसाधन का। वनस्पति, जलीय जीव, ये सब कौन संसाधन है, जैविक संसाधन है। ठीक है, देखिए, आपको एक नोट दिया गया है कि भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी कह रहा है कि भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ जो है जीवनों को क्या कर सकता है, उपयोग हो सकता है, जीवन के लिए क्या हो सकता है, उपयोग हो सकता है। ठीक है, कौन कौन, भौतिक और जैविक संसाधन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे, देखिए कहा था, देखिए कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किनका स्टेटमेंट है, संसाधन होते नहीं बनते, एक किनका स्टेटमेंट है बाबू, तो जिम्मरमैन का। किसका, जिम्मरमैन का। ये क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव में भी आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किनका कथन है, तो आप क्या जवाब देंगे, ये जो कथन जो है जिम्मरमैन ने कहा था। क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, देखो सेवा का भी हम लोग क्या माना है, यानी सेवा को भी संसाधन माना गया है, यानी जो सेवा करते हैं उसको भी क्या, संसाधन माना गया है। देखिए, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि संसाधन किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। करा कि संसाधन जो किसी भी देश का सब क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक का क्या होता है, मेरुदंड होता है, यानी बैकबोन होता है, यानी रीढ़ का हड्डी होता है, क्या, संसाधन। ठीक है, अब आपका जो है एक एक पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है,
आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जो बाकी आपके फ्रेंड के पास पहुंच जाए ये वीडियो। ठीक है, अगर जो भी बच्चे जो 2026 में एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, जो भी बच्चे अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो दो प्रकार के। कौन कौन होता है बाबू? जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, अब आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार का होते हैं। ठीक है, कौन? जैव और अजैव। तो पहला हम लोग बात करेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? कह रहा कि सजीव वस्तुओं को, समूह को क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें क्या होगा? जीव होगा, उसे हम लोग कौन संसाधन कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं को, समूह को, यानी निर्जीव वस्तुओं को, समूह को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अजैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो। पहला बाबू जैव, दूसरा अजैव। यानी जो सजीव वस्तुओं का जो समूह होगा उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जो निर्जीव वस्तुओं का समूह होगा उसे क्या कहते हैं बाबू? अजैव संसाधन। ठीक है, अब बात करेंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन बाबू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो दो, और उपयोगिता के आधार पर पूछता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। पहला बाबू नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है आपका बाबू अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, कह कि वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जिसको हम लोग पुनः यानी दोबारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त किया जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे में क्या? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य प्राणी, ये कौन सा संसाधन है आपको? नवीकरणीय संसाधन। आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताओ सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन संसाधन? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सौर ऊर्जा कौन संसाधन है, तो आपको जवाब क्या देना है बाबू? नवीकरणीय संसाधन। फिर पूछ देगा कि बताओ पवन ऊर्जा कौन संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन। फिर पूछेगा कि बताओ जल और वन आपका कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्या करता है? पूछता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर जो है अगर आपको पढ़ना है, मार्क्स उठाना है, तो ये चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 20 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 20 नंबर आपके एग्जाम में आता है। अब बात करेंगे हम लोग कि देखिए, इसी में आपका कि नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन जो है कितने प्रकार का होते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताओ नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला बाबू सतत, दूसरा जैव संसाधन। यानी सतत मतलब प्रवाह संसाधन इसको ही बोलते हैं। प्रवाह मतलब क्या? जैसे मैं आपको जल, पवन, ये सब सारा का सारा कौन संसाधन? सतत। और जैव क्या है? अब बताओ वन और वन्य जीव, ये सब नवीकरणीय संसाधन का क्या है? प्रकार है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो नवीकरणीय संसाधन बाबू दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, आपको नवीकरणीय संसाधन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन देखिए, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं?
अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता, पेट्रोल है, पेट्रोल देखो एक बार यूज कर ले तो दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं नहीं ना, तो आप पेट्रोल आपका कौन सा संसाधन होगा? अनवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, देखिए आपका यहां पर भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, देखिए है। अब जो है बात करेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन भी कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला है आपका पुनः चक्रीय, दूसरा आपका अचक्रीय। तो पुनः चक्रीय में क्या? धातु, और अचक्रीय में क्या? जीवाश्म ईंधन। ये सब किसका उदाहरण है? अनवीकरणीय संसाधन का जो दो प्रकार का होता है। पहला पुनः चक्रीय का उदाहरण क्या है बाबू? धातु। अगर पूछे कि बताओ धातु जो है नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन बाबू कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, याद रखना। पहला बाबू व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा बाबू सामुदायिक संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, पहला क्या? व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। अब एक एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे, एक एक प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका है बाबू कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलेंगे? कि वैसा संसाधन, माने कोई संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर क्या होगा? किसी व्यक्ति का क्या होगा? अधिकार होता है, उसे हम लोग कौन संसाधन कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, जैसे में क्या? जमीन, घर और अन्य चीजों पर क्या होता है? अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, दूसरा आपका है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? यानी किसी खास समुदाय का क्या होगा? अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन पर सब कोई का अधिकार होता है, उसी को हम लोग कौन संसाधन? सामुदायिक संसाधन। यानी क्या एग्जाम लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे में क्या? चरण भूमि, मंदिर, सामुदायिक भवन, चर्च, ये सब पर सब का अधिकार होता है ना, इसी चलते वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछता है एग्जाम बताओ कि मस्जिद कौन संसाधन है, तो सामुदायिक संसाधन। तालाब कौन संसाधन है? सामुदायिक संसाधन। हमने आपको बताया कि सामुदायिक भवन, गुरुद्वारा, गिरजाघर, विद्यालय, सब कौन संसाधन है? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, तीसरा आपका है बाबू राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, माने किसी राष्ट्र का क्या होगा? अधिकार होता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, देखो किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? किसी देश के अंतर्गत जो भी उपलब्ध, सभी संसाधन जो उपलब्ध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चौथा आपका है बाबू अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन आपको कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन बाबू चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग तीन पढ़ लिए। पहला आपका व्यक्तिगत पढ़ लिए, दूसरा आपका सामुदायिक पढ़ लिए, तीसरा आप पढ़ लिए क्या बाबू? राष्ट्रीय। चौथा क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, देखिए संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या होता है? नियंत्रण होता है। यानी पूरे किसी देश की तट रेखा यानी 200 किलोमीटर की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं?
अपवर्जक आर्थिक स्थिति। ये एकदम इसको याद कर लेना, ये हर एक साल एग्जाम में आता है कि बताओ अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है 200 किलोमीटर की दूरी को क्या कहते हैं। अगर कोई देश है, मान लो ये भारत है, अब यहाँ से नेपाल की दूरी मान लो, सॉरी हाँ नेपाल की दूरी मान लो 200 किलोमीटर है, चाहे चीन की दूरी मान लो 200 किलोमीटर, वही आपका क्या कहलाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी क्या कहलाता है, अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आपका है कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू। विकास के आधार पर संसाधन बाबू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। यानी ये सब सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये ध्यान देना कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 4 प्रकार होते हैं। पहला बाबू संभावी, दूसरा आपको विकसित, तीसरा आपका भंडारण, चौथा बाबू संचित को संसाधन। ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट जो है हम लोग जानेंगे कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं, यानी संभावी संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए आपको स्क्रीन पर है, देखिए लिखा हुआ है कि वैसे संसाधन जिसे भविष्य में यानी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। यानी इस पर संभावना होगा कि हम आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कौन संसाधन कहेंगे बाबू, संभावित संसाधन। ठीक है, जैसे हिमालय के क्षेत्र का खनिज हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, पवन सौर ऊर्जा फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कौन संसाधन कहेंगे, संभावित संसाधन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विकसित संसाधन। दूसरा है क्या है, विकसित संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध जो है टेक्निक यानी तकनीक के आधार पर क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जा सकता है, उसे हम लोग कौन संसाधन कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है बाबू भंडार संसाधन। वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव पर वर्तमान अभी प्रेजेंट में क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। सॉरी उपयोग में नहीं लाया जाता, उसे क्या कहेंगे, भंडार संसाधन। ठीक है, तो भंडार संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त टेक्निक के आधार पर अभाव में वर्तमान में उपयोग में यानी वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भंडारण संसाधन यानी भंडार संसाधन। ठीक है, चौथा आपका है बाबू संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं। क्या है आपका, संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध जो टेक्निक के आधार पर क्या किया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचित कोष यानी संचित कोष संसाधन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आएंगे कि संसाधन नियोजन क्या होता है। ठीक है, संसाधन नियोजन कि यानी संसाधन का विवेकपूर्ण क्या करना, उपयोग करना, ये क्या कहलाता है, यानी बुद्धिपूर्वक क्या करना, उपयोग करना, प्रयोग करना, वही आपका संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, आपका दूसरा है देखिए कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, कि संसाधन का वह नियोजन जो विवेकपूर्ण क्या किया जा सकता है, उपयोग करना, संसाधन संरक्षण यानी बुद्धिपूर्वक क्या करता है, उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब जो है देखिए कुछ इसमें फैक्ट है। देखिए महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कौन कहते हैं, किनका स्टेटमेंट था, महात्मा गांधी का। क्या कहते हैं कि हमारे पास पेट तो भरने के लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कौन कहे थे बाबू,
महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। ठीक है, इसको वीवीआई कर लेना। ठीक है, कह कि मेघा पाटेकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। यानी पूछे बताओ मेघा पाटेकर का संबंध जो है किस आंदोलन से है, तो क्या बताओगे बाबू, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, यानी अब है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से। यानी सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है कौन सा आंदोलन से है, चिपको आंदोलन से। ठीक है, संदीप पांडे का संबंध जो है वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से। यानी संदीप पांडे का जो संबंध जो है किससे है बाबू, वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से है। किसका संबंध, संदीप पांडे का। ठीक है, अब जो कर रहा है 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की उन्होंने क्या किया था, वकालत की थी। कौन, संदीप पांडे। ठीक है, अब करा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल का पुस्तक का लेखक का नाम कौन, सुमसेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक कौन लिखा था, बताओ, राइटर का नाम क्या है, सुमसेर, सुमसेर। ठीक है, दूसरा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी को विचार को क्या करता है, प्रकाशित है। यानी गांधी जी का विचार कहाँ प्रकाशित है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में। ठीक है, अब है आपका कि हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर क्या बदल दिया गया है। हमारा जो साझा जो है फ्यूचर में, फ्यूचर के रिपोर्ट में यानी भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर क्या किया गया है, बदल दिया गया है। ठीक है, यानी बल दिया गया है, बदल नहीं बल दिया गया है। अब आपका है देखिए कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में। अगर आपसे पूछेगा देखिए विश्व शिखर सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ था, तो 1972 में। कब जवाब दोगे, 1972 में, याद रखना। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 5 जून। पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, चलो अब जो है आपका देखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था। देखिए मानव एवं तकनीक शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, जो मनुष्य को मानव को क्या करता है, शोषण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब सतत विकास, इसको भी याद कर लेना, सतत विकास को। ठीक है, कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर और वर्तमान विकास को क्या कर सकता है, कायम रख सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास। ठीक है, सतत विकास किसको कहेंगे, जो पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए, हम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, बताओ, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते वर्तमान विकास को क्या कर सकता है, कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सतत विकास। इसको भी याद कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा फैक्ट देखिए, पूछेगा कि बताओ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कहा, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहा हुआ था, रियो डी जेनेरो में। यानी अगर आपसे पूछेगा बताओ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्या जवाब दोगे बाबू, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 में। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है बाबू कब हुआ था, 1997 में। ये कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। द्वितीय सम्मेलन को हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में हुआ था। तृतीय जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था, 2002 में। कब हुआ था बाबू, 2002 में। अगर प्रथम पूछता है तो 1992 में रियो डी जेनेरो में, और द्वितीय अगर पूछता है तो 1997 कहाँ बाबू, न्यूयॉर्क में। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन का कार्यक्रम जो है 21 यानी एजेंडा 21 को क्या किया गया, स्वीकृत किया गया।
यानी जो 1992 के जो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था, उसका कार्यक्रम जो है, इसका एजेंडा जो है 21 को क्या कर लिया गया था, सबको अपना लिया गया था। ठीक है। 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्या किया गया था, क्योटो सम्मेलन का क्या किया था, आयोजन किया गया था। क्या कि जब जापान में यानी 1997 में जापान में क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या करने के लिए, बचाने के लिए ये जो क्योटो सम्मेलन का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है। क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन, यानी देखो क्योटो सम्मेलन को हम लोग विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे आपको इससे हम चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर और आपका ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको करा देंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए। ठीक है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक यू।